शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर ही हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल है वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली हमारा जो हायर एजुकेशन वाला सिस्टम है, जहाँ पर लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना कितना पैसा खर्चा करते हैं, इसके बावजूद भी हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ कुछ कमियां हैं जिनको हमें फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। सरकार चाहती है कि हम नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेकर के आएँ, तो ये वेलकम के योग्य है, लेकिन यूजीसी को रिमूव कर देना चाहिए जितना भी कन्फ्यूज़न मौजूद है इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं फ्रेमवर्क को। Even though the movement to specify framework for higher education qualification had gained momentum across the world in 1990। तो 1990 के दशक में हायर एजुकेशन में पार्टिकुलरली यदि हम फ्रेमवर्क की बात करें कि कैसा हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, इसने मोमेंटम पकड़ा था 1990 के दशक में। लेकिन इंडिया की बात करें हम जो है बिना ही नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बिना आगे बढ़े, इसके मामले में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। अब बात करते हैं यूजीसी की हम। तो यूजीसी के लिए जो आइडिया आया था वो 60वें नंबर की जो मीटिंग रही थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की 2012 में, इससे इसका आइडिया आया। विच असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस बैठक में ये निर्धारित किया गया कि हम यूजीसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं। यूजीसी क्या काम करेगा, जितना भी कन्फ्यूज़न रहेगा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड उसको दूर करेगा। विच अराइज बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ गाइडलाइन फ्रेमवर्क एंड डॉक्यूमेंट इन द कंट्री। हमारे देश में अलग अलग तरह की गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, फ्रेमवर्क जारी किए जा रहे हैं। तो इन सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने यूसीजी लाया था और कहा था कि आप जो है इन सब कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। वैश्विक लेवल पर यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें इंक्लूड किया जाता है डिटेल ऑफ डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट। इसके अंतर्गत ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमको मिल जाता है। इसके साथ साथ में आप जो भी अंक ले रहे हैं, क्या आपका ग्रेड रह रहा है, इसके भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत रहती है। यूजीसी ने चूज़ किया था 2 सेपरेट फ्रेमवर्क को प्रिस्क्राइब करने के लिए। यूजीसी की तरफ से 2 सेपरेट फ्रेमवर्क चुने जाते हैं, द नेशनल हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF, इसके साथ साथ में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो हमारे देश में यूजीसी ने 2 ठो को सिलेक्ट किया, एक तो NHEQF और दूसरा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें आर सेपरेटली रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। हमारे देश के जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं उनको कहा जा रहा है सेपरेट तरीके से कि आप जो है इम्प्लीमेंट करिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम को एज ए मैंडेटेड मोडालिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एक्सेप्टिंग एंड ट्रांसफरिंग क्रेडिट अक्रॉस कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन। अलग अलग कोई कोर्स किया है, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, तो इस मामले में कैसे करके आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट को। तो इसके लिए आपको जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हम किसको बोलते हैं, ये एक प्रकार से डिजिटल स्टोर हाउस होता है जिसमें शामिल रहती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्रेडिट अर्न बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट थ्रू आउट देयर लर्निंग जर्नी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, आपने 3 साल पढ़ाई करी है, 5 साल पढ़ाई करी है, तो इस दौरान आपका व्यवहार कैसा रहा, हर मामले में आपका जो क्रेडिट है, आपके नंबर कैसे रहे हैं, उसको डिजिटल तौर से सुरक्षित रखा जाता है।
It will enable student to open their account and give multiple option for entering and leaving colleges और universities। यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टूडेंट लोग अकाउंट खोलते हैं एंड गिव मल्टीपल ऑप्शन, एंड उनके पास में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है कि वो कैसे करके एंटर करेंगे एंड कैसे करके कॉलेज को छोड़ेंगे या फिर यूनिवर्सिटीज़ को। लेकिन हमारे यहाँ का जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिस्टम है, यहाँ पर रेगुलेशन के चलते चलते बहुत सारे टकराव देखने को मिल जाते हैं। ऑल ऑफ दीज कुड हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। बाद में इन सभी को इंटीग्रेट कर दिया गया है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में। आफ्टर ऑल, ए क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मस्ट मिनिमाइज एम्बिग्विटीज इन कंप्रहेंडिंग क्वालिफिकेशन इन क्रॉस कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरे नंबर की बात, आपको जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है एम्बिग्विटीज़ को। ठीक है, यहाँ पर एम्बिग्विटीज़ वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, तो आपको जो है जो अस्पष्टता है उसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें शामिल होना चाहिए सभी डिसिप्लिन्स। इसके साथ साथ में मस्ट क्लियरली प्रोवाइड फॉर द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एंट्री इनटू एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़। यदि हम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हम सब्जेक्ट शामिल करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में यहाँ पर क्लियरली प्रोवाइड किया जाना चाहिए कुछ योग्य कंडीशंस को, कैसे करके आपको इस पे एंट्री लेना है, कैसे करके आपका कोर्स कंप्लीट होगा, एंड ऑल प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़। लेकिन जो NHEQF है ये प्रोवाइड नहीं क्या ये जो NHEQF है ये प्रोवाइड करता है एग्जिट रिक्वायरमेंट्स को? तो दो ठो जो सिस्टम यूजीसी ने अपनाया है उसमें से एक जो सिस्टम है जिसको हम NHEQF बोल रहे हैं, डस प्रोवाइड एग्जिट रिक्वायरमेंट। एग्जिट की रिक्वायरमेंट मतलब आप जब बाहर निकलेंगे किसी यूनिवर्सिटी से अपना काम, अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो इससे रिलेटेड जो एग्जिट रिक्वायरमेंट है इसमें कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आपके लिए जो योग्यता की कंडीशन है, इसके साथ साथ में एक ऐसा रास्ता थ्रू विच ए स्टूडेंट कैन एंटर ए प्रोग्राम, मुझे कोई प्रोग्राम में एंट्री लेना है एट ए पार्टिकुलर लेवल आर एल्यूडेड टू वेगली। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाती है और फिर बच्चे क्या काम करते हैं, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, फिर कंप्लीट नहीं कर पाते अपने कोर्स को। तो यदि मुझे पार्टिकुलरली किसी यूनिवर्सिटी में एंटर लेना है और मैं स्पेसिफिकली कोई प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो उसकी एंट्री को लेकर के जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी वेग रहती हैं, वो अस्पष्ट तरीके से रहती हैं। इन सब के बावजूद हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अवार्डेड बाय डिसिप्लिन्स सच एज, यही सारी समस्याएं हैं। इन सब के बावजूद जो है बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिसिन, फार्मेसी आर कॉन्सिपिशियस बाय देयर अब्सेंस। तो ये सारे जो डिसिप्लिन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अपने आप में विशिष्ट हो जाते हैं इनकी अनुपस्थिति के चलते चलते। दीज डिसिप्लिन्स में बी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सेपरेट रेगुलेटर, इन सब को हमने एक अलग रेगुलेटर को सौंप दिया है, बट दे कुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द NHEQF। कोई और रेगुलेट कर रहा है इन सब्जेक्टों को, लेकिन इनको इंक्लूड किया जा रहा है इस नए फ्रेमवर्क में NHEQF में थ्रू कंसेंसस अक्रॉस वेरियस रेगुलेटरी बॉडी। इसके बाद यहाँ पर जो फ्रेमवर्क नया बनाया जा रहा है, हमको ऐसा लगता है कि डिग्री के भी भीतर डिग्री जैसा सिस्टम इसमें ला दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जो कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्ड किए हैं विथ ए मिनिमम CGPA ऑफ 7.5 आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। इनकी जो मार्क्स वाला सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया रख दिए हैं इनने कितना, 7.5 का। जैसे किसी किसी में हम अंक निर्धारित कर देते हैं ना कि इसमें आपके इतने नंबर होना चाहिए, इसमें इतने नंबर होना चाहिए, तब जा कर के आप PhD में
एंटर कर पाएंगे। दिस विल मेक हायर एजुकेशन सिस्टम elitist, a select group that is superior in term of ability or qualities to the rest of group। इससे तो ऐसा लगता है कि भाई जो लोग 7.5 वाला स्कोर हासिल कर पाए हैं केवल वही योग्य होंगे। कुल मिलाकर के इसमें संभ्रांत लोग हम किनको बोलेंगे, जो समाज में थोड़े से ऊपर उठे लोग हैं वो ही केवल इसको एंटर कर पाएंगे। After all, merit is a social construct. The academic performance of a student is invariably mediated by their socio-economic condition। कुल मिलाकर के मेरिट जो है सोशल कंट्रस्ट है। सोशल कंट्रस्ट का मतलब होता है संरचना। द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज इनवेरिएबली मेडिएटेड बाय देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टूडेंट का कैसा है, इसको हमेशा जो ही मेडिएट किया जा रहा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से उसकी। डिफ़िकल्टीज़ इन इम्प्लीमेंटेशन इन IHEQ। इसके बाद हम बात करते हैं नया जो फ्रेमवर्क हम लेकर के आ रहे हैं इसमें कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं। जैसे कि कोई कोर्स कितने सामने कंप्लीट होने वाला है, ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाती है। द डॉक्यूमेंट places all higher education qualification on a continuum of 4.5 से लेकर के 10। ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं ये बताते हैं कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चालू रहता है 4.5 से लेकर के 10 तक के क्रम में। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो इक्वेट हो गया है डिप्लोमास विथ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो डिप्लोमा की बात करें तो ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको हमने डाल दिए हैं। अब लेकिन ये समस्या पैदा कर रहा है डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ सच अंडर ग्रेजुएट डिग्री दैट आर परस्यूड आफ्टर अनदर अंडर ग्रेजुएट लाइक B.Ed। फर्दर द आइडिया दैट B.Ed कुड बी completed in 1, 2 or 4 years इन कन्फ्यूजिंग। अब यदि कोई सोच रहा है कि B.Ed कितने साल में होगा, 1 साल में, 2 साल में या फिर 4 साल में, तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हमको देखने को मिलता है। अब जो हम क्रेडिट फ्रेमवर्क यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं UGC के लिए, इसके अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर में मिनिमम 20 क्रेडिट होने वाले हैं। ठीक है, मिनिमम कितना क्रेडिट चाहिए? 20 क्रेडिट चाहिए। इसका मतलब ये है 1 क्रेडिट कंप्रोमाइज 15 आवर ऑफ डायरेक्ट एंड 30 आवर ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग। 15 घंटे की डायरेक्ट पढ़ाई और 30 घंटे की इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ाई होगी, तब जाकर के हम एक ठो क्रेडिट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट रहेगा स्टडी फॉर ए मिनिमम ऑफ 900 आवर पर सेमेस्टर और क्लोज टू 10 आवर डेली। यदि मैं कहीं पर पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे प्रतिदिन जो है 10 घंटे टाइम देना पड़ेगा यदि मैं इस प्रकार के क्रेडिट सिस्टम को हासिल करना चाहता हूं तो। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो कावेरी नदी के जल विवाद से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल करके तो नहीं सामने आते हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि इसके लिए हमने एक जो संस्था बनाए हैं, एक जो अथॉरिटी बनाई गई है, इस अथॉरिटी में जो कि इस पानी के विवाद को हैंडल करती है। अब नॉर्मली यदि हम एकदम से बेसिक बात करें ना, तो ये जो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर निकली है कर्नाटक से होते हुए इधर से ये तमिलनाडु होते हुए जाती है। तमिलनाडु से लास्ट में ये पुदुचेरी और ये वाला जो हिस्सा है फिर इधर ये बे ऑफ बंगाल में जा कर के अपने पानी को छोड़ती है। इसी में थोड़ा सा हिस्सा केरल का भी आ जाता है। केरल में भी इसका कैचमेंट एरिया है। केरल वाले हिस्से में भी इसका कहना चाहिए थोड़ा सा अपवाद क्षेत्र शामिल है। ये विवाद आज का नहीं है, ये विवाद अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। तो इसमें अब जो शामिल राज्य हैं, सबसे शुरू में तो कर्नाटक और तमिलनाडु 2 शामिल हुए थे, बाद में केरल और पुदुचेरी भी इसमें जुड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए अब 4 कैंडिडेट हो गए हैं इस नदी के जल के वितरण को लेकर के। समस्या यहाँ पर यह हो जाती है कि कर्नाटक यदि अपने यहाँ पर बांध बना लेता है
और कावेरी रिवर के पानी को बांध के माध्यम से रोके रखता है तो तमिलनाडु, चूँकि ये नदी कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु जा रही है तो तमिलनाडु कहेगा कि हमें पानी की कमी हो रही है। इसके लिए बहुत सारी लिमिटेशन निर्धारित कर दी गई हैं कि इतना लेवल आपको बनाए रखना है, इस इतना इतना पानी आपको जो है किस किस को कितना लीटर पानी देना है, इसके लिए सारे चीज़ें निर्धारित कर दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखेंगे कभी तमिलनाडु नहीं मानता, कभी कर्नाटक नहीं मानता और इस प्रकार से विवाद चलते रहता है। इस विवाद को निपटाने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में CWMA, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी। इस अथॉरिटी में हमें पॉपुलेटेड ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको टेक्निकल एक्सपर्ट भी मिल जाएंगे, विच शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन कमिंग टू ए डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला इन रेशनल एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। तो जब आपके पास में इतने ज़्यादा एक्सपर्टाइज मौजूद है तो हम आपसे ये आशा कर सकते हैं कि पानी जो छोड़ा जाएगा मतलब डिस्टेंस शेयरिंग फार्मूला यहाँ पर होगा एंड रेशनल होगा, ऑब्जेक्टिव मैनर में होगा, अनुपातिक तौर पर होगा। अब हम कह रहे हैं टू बिगिन विथ अथॉरिटी अलोंग विथ इट्स असिस्टिंग बॉडी। अथॉरिटी है और इसके साथ में भी कुछ कुछ संस्थाएं हैं, असिस्टिंग बॉडीज़ हैं। कौन है? जैसे कि CWRC है। शुड मेक द प्रोसीडिंग ऑफ ऑल इट्स मीटिंग हेल्ड फॉर अवेलेबल टू पब्लिक ऑन वेबसाइट। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं इसको सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दीजिए ताकि जनता को सारी चीज़ें पता लग सके। पुटिंग आउट ऑल द फैक्ट्स इन द पब्लिक डोमेन विल हेल्प CWMA। यदि ये सारे के सारे फैक्ट को हम पब्लिक के सामने रख देते हैं, इसका मतलब ये है इससे काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। जो मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है दोनों स्टेट के बीच में वो भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो CWMA में हमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी हमको बरतने की ज़रूरत है। CWMA एंड दोनों स्टेट के बीच में क्या क्या चीज़ें बातचीत हुई थी इसको हम देख लेते हैं। कर्नाटक को दिशा निर्देश जारी करते हुए ये कहा गया था कि आप जो है 5000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड कितने दिन के लिए कंटिन्यू रखिए? 15 दिन के लिए, 29 अगस्त से। CWMA ने रिकॉर्डेड किया था कि 1 जून से लेकर के 27 अगस्त तक 4 कर्नाटका रिजर्वायर्स हैज सफर्ड ए शॉर्टफॉल ऑफ 51% इन देयर इनफ्लोज। लेकिन हम देखते हैं यहाँ के जो बांध बनाए गए हैं इन बांधों में पानी की शॉर्टेज चल रही है, पानी कम गिरा है। इसका मतलब ये है अब जितना पानी इसको रिलीज़ करना चाहिए था उतना पानी ये रिलीज़ नहीं करेगा क्योंकि खुद इसके पास में पानी की कमी आती जा रही है। इसके बाद हम सीधे बढ़ते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं वुमेंस कोटा बिल, मतलब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सब लोग जो है अपनी सहमति इसको प्रदान करेंगे। लोकसभा में रिजर्वेशन जारी रखने के लिए कि हम लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन देना चाहते हैं, इसके साथ साथ में इन लोअर हाउस एंड द असेंबलीज फॉर वुमेन। तो लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन रहेगा SC ST की महिलाओं को, इसके साथ साथ में राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर भी 1/3 रिजर्वेशन अब SC ST की महिलाओं के लिए रहेगा इस कानून के माध्यम से, यदि ये बिल पास हो जाता है तो। इसके माध्यम से सरकार ने 120th अमेंडमेंट बिल 2023 प्रस्तुत किया है। बताया जा रहा है इसमें आफ्टर द 2026 डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यूजिंग डाटा फ्रॉम द सेंसस टू बी कंडक्टेड आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल दिस ईयर। बोला जा रहा है लेकिन इसको कब हम इम्प्लीमेंट करेंगे? जब 2026 में डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हो जाएगी और इस डिलिमिटेशन में सेंसस का डेटा यूज़ किया जाएगा, जनगणना का डेटा यूज़ किया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि ये जो रिजर्वेशन है इन लोकसभा कैन हैंस
बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन लोकसभा इलेक्शन इन 2029 एंड नॉट इन 2026। इसका मतलब ये हो गया है कि यदि हम सोच रहे हैं कि लोकसभा में रिजर्वेशन चालू हो जाएगा तो ये कब संभव है, 2029 में ही रिजर्वेशन ये होगा, 2024 में ये चीज़ नहीं होने वाली है। हाउस की जो करंट स्ट्रेंथ है, द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स वुड राइज टू 181 फ्रॉम 82 वंस द लॉ कम इनटू फोर्स। अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पर लोकसभा में 82 महिलाएं काम कर रही हैं, इनकी संख्या 181 हो जाएगा यदि ये कानून लागू हो जाता है तो। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड है। 3 होयसला टेम्पल, 3 होयसल मंदिरों को डिक्लेयर कर दिया गया है एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन कौन से मंदिर हैं इनके नाम आप देख सकते हैं। तो जो होयसल टेम्पल हैं, एक तो बेलूर में है, हेलबिड में है और दूसरा है सोमनाथपुर। ये तीनों के तीन कहाँ पर लोकेटेड हैं, कर्नाटका में। इनको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। इससे इनका जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ में जो इंटरनेशनल टूरिज्म है इन प्लेसेस में वो काफ़ी बढ़ने वाला है और इनकम सरकार की होने वाली है इसके माध्यम से। वहीं बताया जा रहा है कि देखिए, ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यूरिंग द 45वां सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट द रियाद सऊदी अरबिया। इनको कब हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट के रूप में प्रस्तुत किया है, तो जब रियाद सऊदी अरबिया में 45वें नंबर का इसका सेशन चल रहा था तब जाकर के इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये जो होयसला टेम्पल हैं अपने आप में इनकी जो स्टाइल है वो अलग है, डिस्टिंक्ट स्टाइल है। दैट इज़ ornate with temple architecture following a stilate plan built on raised platform। यहाँ पर इनका जो प्लेटफार्म है, जिस प्लेटफार्म के ऊपर इनको बनाया गया है वो अपने आप में एक अनोखा है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है अलंकृत या फिर सजावट, सजीला। वहीं यदि हम बात करें किस मटेरियल का इस्तेमाल करके इनका निर्माण किया गया है, तो इनका ये जो टेम्पल हैं ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं क्लोराइट सिस्ट के माध्यम से, विच इज़ आल्सो नोन एज सॉप स्टोन दैट आर सॉफ्ट एंड एमाइडेबल टू कार्विंग। ये सॉफ्ट रहता है, इसके माध्यम से आप जो है इसकी कार्विंग कर सकते हैं आसानी से। जो डिज़ाइन आपको देना है वो आप डिज़ाइन इसमें दे सकते हैं। इसके साथ साथ में ये जो टेम्पल हैं यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल फ्रिजेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है। कुल मिलाकर के ये जो फ्रिजेस है इसको आप बैंड बोल सकते हैं, पट्टी बोल सकते हैं, एक आड़े पट्टी जिसका यूज़ किया गया है डेकोरेशन के लिए। वहीं इसके जो डोरवेज हैं सो इंट्रिकेट कार्विंग सो काजिंग द एक्सीलेंस अचीव्ड बाय द आर्टिस्ट। कुल मिलाकर के आगे इनके जो दरवाजे हैं यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त कार्विंग देखने को मिल जाएगी। अच्छी बात यह है यदि इनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन का बढ़ जाएगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ इंडिया के पर्यटक खुद इनको देखने के लिए जाने वाले हैं। अब हम फिर से जो है महिला आरक्षण बिल की बात कर लेते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, ठीक है, तो लोकसभा में 15% महिलाएं हैं। इसके साथ साथ में असेंबली में यदि हम देखें तो मात्र 10% ही महिलाएं हैं। ये बिल कहता है कि 1/3 ऑफ द सीट शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द SC एंड ST। तो SC और ST की महिलाओं के उत्थान के लिए यदि ये चीज़ हो जाती है तो आप सोच सकते हैं SC और ST का जो समुदाय है काफ़ी आगे अपने आप को ले पाएगा।
फिर भी कहा जा रहा है यहाँ पर कोई सेपरेट रिजर्वेशन नहीं किया जा रहा है वुमेन फ्रॉम द ओबीसी क्लासेस। ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन दिया नहीं जा रहा है, ऐसा कहना अपोजिशन की जो लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा में। द लॉ विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स। द रिजर्व सीट विल बी रोटेटेड आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन। कुछ कुछ कंडीशन रख दी गई हैं, जैसे कि ये जो कानून बनेगा तो मात्र 15 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके साथ साथ में जो रिजर्व सीट हैं वो रोटेट होते रहेंगी एवरी डिलिमिटेशन की प्रोसेस में। थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास यदि हम देखें तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाया गया था, यदि हम पुराना पास्ट में देखें तो देवगौड़ा गवर्नमेंट के द्वारा 1996 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट लेकर के आई थी 1998 में एंड 99 में। फिर हम देखते हैं मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट 2008 में इस बिल को लेकर के आई थी व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। तो इतिहास में काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहा है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये रहने वाला है, क्योंकि तुरंत से इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलने वाला है, इंतज़ार करो बोल रही है सरकार। इसके बाद अगला जो यहाँ पर आर्टिकल हम देखने वाले हैं ये है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से रिलेटेड है। इसमें 56 प्राइजेस प्रोवाइड किए जाएंगे वैज्ञानिक लोगों को, टेक्नोलॉजिस्ट को एंड इनोवेटर को। लेकिन ये जो देखा जाए ना तो ये पद्म अवार्ड से अपने आप में ये भिन्न है। दिस अवार्ड विल नॉट इंक्लूड एनी कैश कंपोनेंट। यहाँ पर आपको कैश नहीं दिया जाएगा। इंस्टीड दे विल लाइकली बेस्टो ए सर्टिफिकेट एंड मेडोलियन ऑन द अवार्डी। आपको मेडल मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में शामिल रहेंगे 3 विज्ञान रत्न, इसके अलावा 25 विज्ञान श्री अवार्ड रहेंगे, 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड शामिल हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी प्राइजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो प्राइजेस रखे गए हैं इनको अवार्डेड किया जाएगा सालाना। किन किन लोगों के लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस एंड और क्या क्या दिया है, एग्रीकल्चरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ए 13th कैटेगरी भी बनाई गई है जिसको सिंपली कहा गया है अदर। इट मे बी इंश्योर्ड दैट ईच डोमेन में बी रिप्रेजेंटेड। ये इंश्योर किया गया है कि विज्ञान का जो हर क्षेत्र है उसको हम शामिल करें और लोगों के काम को हम प्रोत्साहित करें। इसमें यह भी ध्यान दिया गया है कि भाई महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़िया होना चाहिए। तो ये जो 56 प्रपोज किए गए अवार्ड हैं आर ए स्टार्क रिडक्शन फ्रॉम ऑलमोस्ट 300 साइंस प्राइजेस दैट यूज टू बी गिवन बाय यूनियन मिनिस्ट्रीज। यहाँ पर कहा जा रहा है ये जो 56 प्रपोज किए गए अवार्ड हैं कुल मिलाकर के पहले जो मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती थी 300, उसको रिड्यूस करने का सिस्टम है कुल मिलाकर के। प्रीवियस वाले वर्जन की यदि हम बात करें, द प्राइजेस आल्सो हैड ए सिग्निफिकेंट कैश कंपोनेंट। पहले क्या हुआ करता था, कैश एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ करता था। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की बात करें, गिवन बाय द काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सिंस 1958, नाउ इंक्लूडेड 5 लाख पर विनर एज वेल एज सैलरी पर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जैसे कि ये जो शांति स्वरूप भटनागर हुआ करता था ना 1958 से ही इसको दिया जा रहा है। आज के समय में इसमें 5 लाख रुपया दिया जाएगा, इसके साथ साथ में सैलरी पर भी दिया जाता है।